Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to start with history chapter for class 12. This is the first chapter, bricks, beads and bones. इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ एक और चैप्टर जिसमें मैंने नेशनलिस्ट मूवमेंट वाला पूरा पोर्शन कवर किया था। मुझे बहुत बार बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि मैं हिस्ट्री के चैप्टर्स भी अपलोड करूं, लेकिन क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का ही सिलेबस अपलोड करने में बिजी रहती हूँ तो मैं अभी तक हिस्ट्री के चैप्टर ज्यादा बना नहीं पाई। बट अब मैंने सोचा है कि देखती हूँ जितने भी चैप्टर्स मैं एग्जाम से पहले आपके लिए कवर कर सकती हूँ, सो कुछ फायदा आपका उससे हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास ऑन ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। But before that, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। Let's start with the class today. Now in this chapter we are going to discuss about Harappan civilization. हरप्पन सिविलाइजेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे जो हरप्पा और मोहनजोदारो की, कि उस टाइम में इस सिविलाइजेशन में किस तरीके का आर्किटेक्चर था जो फॉलो किया गया, किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था, कैसे लोग खेती करते थे और किस तरीके से इरिगेशन स्ट्रेटेजीज उन्होंने अपनाई अपने सर्वाइवल के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दिस इज कॉल्ड एज सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। तो जो बेसिक मिनिमम तरीके थे जीने के लिए या सर्वाइवल के लिए वो क्या थे। हरप्पन सेट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जो भी एविडेंसेस डिस्कवर हुए हैं उनसे पता चला है कि जो हरप्पा के लोग थे वो काफी तरीके के प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे या यूज करते थे, और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सब एविडेंसेस के बेसिस पे उन लोगों की जो डाइटरी प्रैक्टिसेस थी उनको भी ट्रेस आउट करने की कोशिश की है। और काफी जगहों पे जले हुए और जो जैसे जब जलने के बाद दाने हो जाते हैं, अनाज के दाने जल के जैसे काले हो जाते हैं, वैसे वाले जो एविडेंसेस हैं वो भी डिस्कवर हुए हैं। और किस तरीके के ग्रेन्स यहाँ पे पाए गए, there were the grains which were found like wheat, barley, lentils, chickpea, sesame. गुजरात में कुछ जगहों पे मिलेट्स के भी ट्रेसेस मिले हैं। राइस भी कहीं कहीं पाया गया है, लेकिन रिलेटिवली इफ वी कंपेयर विद दीज ग्रेन्स, the rice evidences or traces have been found relatively in rare number, you can say. So these are the grains and seeds. These types of grains were used by the Harappans. Next is the bones of the animals. यहाँ पे भी दो टाइप की कैटेगरी है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है एनिमल्स को। एक था जो एक सेट ऑफ एनिमल्स थे विच वर डोमेस्टिकेटेड, मतलब जिनको शायद पालन पोषण जिनका किया गया था वो वाले एनिमल्स, और दूसरे हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो दोनों कैटेगरी के एनिमल्स की बोन्स भी डिस्कवर हुई हैं। सो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि किस तरीके के एनिमल्स उस वक्त रहे होंगे। सो कैटल में जैसे कि अगर हम कैटल की बात करें तो शीप, गोट, बफेलो, और यहाँ पे एक और एनिमल है पिग। तो ये वाले एनिमल्स की बोन्स के एविडेंसेस पाए गए हैं। और वाइल्ड एनिमल की बोन्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि वाइल्ड बोर होता है, डियर, घड़ियाल, फाउल एंड इवन फिश। तो ये वाले पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज के अंदर कि किस तरीके का प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो यूज किए गए होंगे हरप्पा के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, नाउ लेट अस डिस्कस हाउ वाज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड। Since the evidences of grains have been discovered, so it clearly indicates that agriculture was also practiced, है ना। अगर दाने मिले हैं तो इसका मतलब खेती भी होती होगी। तो किस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वो यूज कर रहे होंगे शायद। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एविडेंसेस के बेसिस पे अगेन इसको एक स्टोरी फॉर्म में लिखा है या मतलब फाइंड आउट किया है। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट बुल वाज नोन। एक सील का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक हरप्पन सील दी हुई है चैप्टर में एनसीईआरटी में, और उससे ये इंडिकेशन मिला है कि शायद बुल के बारे में भी लोगों को उस वक्त जानकारी थी। और अगर बुल के बारे में जानकारी थी तो शायद जो बैलों का जोड़ा रहा होगा वो भी यूज किया गया होगा खेती के लिए। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाउ हैव बीन आल्सो फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनावली। बनावली इज इन हरियाणा। तो इन दोनों जगहों पे जो एविडेंसेस पाए गए हैं हल के, जो हल से खेती की जाती है, तो हल के ट्रेसेस भी पाए गए हैं। तो इसका मतलब हल और बैल की मदद से उस वक्त खेती की गई होगी। एविडेंसेस ऑफ प्लाउड फील्ड हैज आल्सो बीन फाउंड। इनफैक्ट एक ऐसे खेत भी मिले हैं जो जिनको देख के पता चलता है कि उनको शायद
उनके ऊपर खेती की गई थी। और जो खेतों की डिजाइन है या बनावट है वो इस तरीके से है कि क्यारियां जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और दो टाइप्स में दिखाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि शायद दो टाइप के क्रॉप्स को वहां पे उगाया गया होगा साइमल्टेनियसली। सो दीज आर द सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज एंड दिस इज हाउ द एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस। नेक्स्ट थिंग इज, अगर खेती होती थी तो ऑब्वियसली खेतों में पानी कैसे दिया जाता था, इरिगेशन की क्या फैसिलिटीज थी या इरिगेशन के क्या तरीके उन्होंने अपनाए होंगे, वो हम अब डिस्कस करेंगे। सो हाउ वर द फील्ड्स इरिगेटेड? Most Harappan sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required. तो मतलब थोड़े जहां पे भी मिले हैं ये ट्रेसेस या साइट्स मिली हैं, वो ऐसी जगह थी कि जहां पे कुछ कुछ सूखी जमीन थी, मतलब कुछ सूखा रहा होगा। और अगर सूखा रहा होगा तो इसका मतलब खेती की पानी की जरूरत रही होगी। Traces of canals have been found at Shautughai in Afghanistan, but not in Punjab or Sindh. हालांकि कुछ जगहों पे अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में एक साइट है शौतुघाई, वहां पे नहरों के ट्रेसेस भी मिले हैं कि नहरों के द्वारा शायद पानी को खेतों तक पहुंचाया गया होगा, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। वाटर रिजर्वायर्स हैव बीन फाउंड इन धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा जो गुजरात में है वहां पे वाटर रिजर्वायर्स मतलब जिसमें पानी को रिजर्व करके रखा जाता है कि भाई बड़े बड़े जो टैंक होते हैं गड्ढा बना के उसके अंदर जो पानी स्टोर किया जाता है, वो रिजर्वायर्स भी वहां पे मिले हैं। मे बी दे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो शायद इन रिजर्वायर्स को भी यूज किया गया होगा खेती के लिए, पानी उसमें स्टोर किया गया होगा और फिर उस पानी को यूज किया गया होगा खेतों तक पहुंचाने के लिए। सो दिस इज हाउ यू कैन से द फील्ड्स वर इरिगेटेड। मैंने ये जो बोर्ड पे पूरे पॉइंट्स लिखे हैं वो इसी फॉर्म में लिखे हैं कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, यू कैन क्लियरली नोट डाउन दीज पॉइंट्स एंड राइट द आंसर. What kind of subsistence strategies were used? How were the how was agriculture practiced? How were the fields irrigated? और what kind of bones have been discovered? So आपको पूरे के पूरे आंसर भी यहाँ पे मिल जाएंगे. Next is drainage. Next is Mohenjo-daro. So now let us talk about Mohenjo-daro. बहुत ही important feature या unique feature है हरप्पन civilization का, and that is basically you can say that it was the development of urban centers. कि हरप्पन सिविलाइजेशन में शहरों का डेवलपमेंट पाया गया और ये एविडेंसेस पाए गए. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ऑल्दो द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड वाज हरप्पा, बट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोहनजोदारो के बारे में. सो सेटलमेंट, किस तरीके की सेटलमेंट थी, मतलब जो लोग एक जगह पे बसे हुए थे तो वो किस तरीके से उस एरिया में उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, रहने की बिल्डिंग्स कैसी थी या पब्लिक प्लेसेस कैसे थे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So this area was divided into two parts. First part was a little smaller but little on a higher platform, and the second was larger, that was for lower section. तो पूरे उसमें आपको इसकी एक इमेज भी दी हुई है चैप्टर में, आप क्लियरली देख सकते हो कि इट वॉज क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड. दो पार्ट्स थे, एक थोड़ा ऊंचा था लेकिन छोटा था, मतलब वहां पे जो स्ट्रक्चर्स है वो कम है नंबर में, और एक जो था वो नीचे की साइड में था लेकिन वो बड़ा था, वहां पे स्ट्रक्चर ज्यादा थे. तो हो सकता है वही था जहां पे लोग रहते थे. जो स्मॉलर था और हायर था उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. मिट्टी की बनी हुई जो ईंटें थी उनसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे और उनके ऊपर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था. इट वॉज अ वॉल्ड सिटी, सो फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन. और ये जो एरिया था इसके चारों तरफ वॉल भी थी, जिससे ये पता चलता है कि इस एरिया को जो दूसरा नीचे की साइड वाला एरिया था उससे सेपरेट रखा गया था. यहाँ पे अगर हम लोअर टाउन की बात करें या लोअर रीजन की बात करें तो वो बड़ा था लेकिन थोड़ा लोअर था. बिल्डिंग्स आर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म सर्विंग एज फाउंडेशन. यहाँ पे भी पहले प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे जिस तरीके से एक बेस बना दिया जाता है और उसके ऊपर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था. इट वॉज ऑल्सो वॉल्ड, इसके चारों तरफ भी वॉल थी. टू टाइप्स ऑफ ब्रिक्स वर यूज. यहाँ पे दो तरीके की ब्रिक्स शायद यूज की गई थी, जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे इंडिकेट होता है. सन ड्राइड, जिनको धूप में सुखाया जाता है, और बेक्ड, जिनको बेक करके यूज किया जाता है. लेकिन ये जो ब्रिक्स का यूज करने का पैटर्न मिला है, वॉल्स के जो रिमेन्स मिले हैं, उनसे ये पता चलता है कि ये जो ब्रिक्स थी उनको यूज जब किया गया वॉल बनाने के लिए
तो एक स्टैंडर्डाइज रेशो था, ऐसे नहीं था कि उबड़ खाबड़ लगी हुई थी कि 4 इधर लगी है 4 इधर लगी है, नहीं, पूरा का पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था जिसमें एक रेशो यूज की गई थी. सो ब्रिक्स यूज्ड वर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशो. लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली. जो लेंथ थी, ईंटों की जो लेंथ थी और जो उनकी ब्रेथ थी वो 4 गुना ज्यादा थी हाइट से, 4 गुना से मतलब डबल ज्यादा थी. इस तरीके की ईंटें जो थी लगाई गई थी और यूज की गई थी. उसके बाद जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वो है उस वक्त का ड्रेनेज सिस्टम. पानी की निकासी की व्यवस्था कैसे की गई थी, कि जो पानी यूज किया जाता था वो कहाँ पे ड्रेन होता था और क्या सिस्टम था. बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है ये मोहनजोदारो, जहां पे एक बहुत ही वेल लेड आउट ड्रेनेज सिस्टम डिस्कवर हुआ. Cities had a carefully planned drainage system. बहुत ही ध्यान से planned drainage system यहाँ पे मिला है. Roads and streets were laid out along an approximate grid pattern intersecting at right angles. तो जैसे ग्रिड पैटर्न होता है इस तरीके से कि आपकी जो स्ट्रीट्स उन्होंने यहाँ पे ले डाउन की हुई थी वो एक ग्रिड पैटर्न में थी और जो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी. Streets with drains were laid out first and then houses were built along them. और जो गलियां थी जहां से पानी को ड्रेन आउट होना था वो पहले थी और फिर उनके पीछे जो थे वो घर थे. तो आप ये भी यहाँ पे मिला है इंडिकेशन कि जो घर थे हर घर की एक दीवार ऐसी थी जो उस स्ट्रीट से कनेक्टेड थी, तो ताकि उस दीवार से के थ्रू पैसेज के थ्रू पानी जो था वो जो बाहर वाली गली थी उसकी ड्रेन में आके मिल सकता था. So streets with drains were laid out first and then houses were built along them. Every house had at least one wall along a street. So बहुत ही carefully plan किया गया था ये drainage system. Next we will talk about the domestic architecture. जो residential buildings थी और जो हमने यहाँ पे बात किया जो हायर वाला जो रीजन था उसको सिटेडल बोलते हैं, तो उसमें किस तरीके के स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हुए हैं. तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ज्यादातर जो ये बिल्डिंग्स थी या रेजिडेंसेस थे वो एक कोर्टयार्ड के ऊपर बने थे. मतलब एक बीच में जैसे आंगन होता है और उसके चारों तरफ आप कह सकते हो कमरे होते हैं. तो ऑल साइड्स में रूम्स थे और बीच में एक कोर्टयार्ड था. और ये जो कोर्टयार्ड था शायद ये था एक सेंटर जहां पे एक्टिविटीज होती थी. मतलब जैसे रहने के लिए कमरे हो गए और फिर आप आंगन में बैठ के अपना काम कर सकते हो. जैसे किस तरीके का काम, कुकिंग हो गई, वीविंग हो गई, तो इस तरीके की एक्टिविटीज उस कोर्टयार्ड में की जाती थी. और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्व की गई है कि उस वक्त के लोगों को भी प्राइवेसी से कंसर्न थे. वो लोग कैसे पता चला है कि जो ग्राउंड फ्लोर के विंडोज थी, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स थी, उन ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स में कोई भी विंडो नहीं थी. तो मतलब अगर नीचे कोई है कोर्टयार्ड में तो जो ग्राउंड फ्लोर वाली वॉल थी मतलब उसके पीछे क्या हो रहा है कोई देख नहीं सकता था. सो एक ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि हाउ वर दे कंसर्न फॉर देयर प्राइवेसी. एंड सेकेंड थिंग वाज कि मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर. तो जैसे ये मेन एंट्रेंस है और अंदर यहाँ पे घर है, तो इस मेन एंट्रेंस से अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है तो उसको डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि अंदर घर में क्या हो रहा है. तो हर घर का अपना एक बाथरूम था और हर घर की जो बाथरूम की ड्रेन थी वो मेन जो स्ट्रीट थी जिससे पानी की निकासी होनी थी उससे वो कनेक्टेड थी. सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वर बिल्ट और कंस्ट्रक्टेड. अब लेट्स टॉक अबाउट दी हायर वाला जो पोर्शन था, सिटेडल जो था. तो आप ये कह सकते हो कि वो हायर पोर्शन था और शायद प्रोबेबली वो यूज होता होगा पब्लिक एक्टिविटीज के लिए, कि जहां पे पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, लोग इकट्ठे होके कोई ना कोई, जैसे कोई कल्चरल एक्टिविटी है या कोई रिचुअल है जो लोग प्रैक्टिस करते थे, वो वाले कामों के लिए ये वाला पोर्शन यूज हुआ होगा. तो जैसे कि वहां पे जो स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हुए हैं उनसे ये अंदाजा लगाया गया है, जैसे कि वेयर हाउस में जो कारखाने होते हैं या छोटे छोटे लेवल पे काम करने का एक सेंट्रल पॉइंट होता है. और दूसरा है एक द ग्रेट पाथ. ग्रेट पाथ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ग्रेट पाथ के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको क्लियरली पता होने चाहिए, बुक में दिए हुए हैं. ग्रेट पाथ था क्या एक्चुअली? सो ग्रेट पाथ जो था वो एक रेक्टेंगुलर शेप का आप कह सकते हो बड़ा सा टैंक था और वो एक कोर्टयार्ड के अंदर था. तो मतलब पूरा का पूरा एक आंगन या कोर्टयार्ड था और उसके अंदर एक बड़ा सा टैंक था. इस टैंक के चारों तरफ कॉरिडोर्स थे,
बरामदे थे इसके चारों तरफ, ठीक है। एंड देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स इन विच एंड इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल, और उसके 3 साइड में रूम से और एक में एक बड़ा सा कुआं था। एंड वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, टैंक का जो वाटर था उसकी भी ड्रेनेज, मतलब उसकी भी एक निकासी थी पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। एंड अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम्स, और इस जो टैंक था उससे एक सामने एक गली थी, लेन थी, वो जो नॉर्थ की साइड जाती थी, वहां पे एक बिल्डिंग थी छोटी सी जिसमें 8 बाथरूम थे। तो इससे पता चलता है कि ये जो प्लेसेस थे, वेयर हाउस था या जो ये ग्रेट पाथ डिस्कवर हुआ, उससे पता चलता है कि जो ये छोटा लेकिन हायर वाला शहर का हिस्सा था, ये शायद यूज होता होगा पब्लिक एक्टिविटीज के लिए। अब इसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, वो ये स्टडी किया, उन्होंने स्ट्रेटेजीज यूज की टू फाइंड आउट वेदर सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी और नॉट, कि उस वक्त के समाज में भी क्या समाज में अंतर थे लोगों के बीच में, क्या डिफरेंट क्लासेस थी, वो उन्होंने स्टडी किया। सो दैट आई विल डिस्कस नाउ। लेट्स डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट tried to track out social differences. For this they employed various strategies, and the first strategy which they used was to study burials. So burial grounds जो होते थे जहां पे जो डेड बॉडीज होती थी उनको बरी किया जाता था, उनको स्टडी करके उन्होंने ये कोशिश की है पता लगाने की whether there were some type of social differences existed in this civilization or not. The deads were generally laid in pits. तो जो गड्ढे होते थे पिट्स के अंदर जो डेड्स होते थे उनको बरी किया जाता था। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे बरियल पिट वाज मेड। तो एक जो यहाँ पे इंडिकेशन मिला है वो ये है कि ये जो बरियल पिट होते थे उनका जो पैटर्न होता था बनाने का वो कई बार डिफरेंट पाया गया है, मतलब कुछ जगहों पे अलग पाया गया, कुछ जगहों पे अलग पाया गया। some graves contain pottery and ornaments. कुछ ऐसी ग्रेव्स भी पाई गई जिनमें या तो पॉटरी आइटम्स थे, पॉटरी थी, या फिर ऑर्नामेंट्स थे। ज्वेलरी हैज बीन ऑल्सो फाउंड इन बरियल्स। कुछ ऐसे बरियल्स थे जहां पे ज्वेलरी आइटम्स भी डिस्कवर किए गए। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स। कुछ इंस्टेंसेस में ये भी देखा गया कि ये जो डेड थे इनके साथ कॉपर के मिरर्स भी बरी किए गए थे। सो ऑल दिस बेसिकली इंडिकेट दैट पीपल ऑफ दैट टाइम दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। शायद उनको लगता होगा कि मरने के बाद भी एक जीवन होता था और शायद इन चीजों की वहां पे जरूरत पड़ सकती थी। सो दे यूज्ड टू एम्प्लॉय दिस टेक्निक। But on a whole, it appeared that the Harappans did not believe in burying precious things with the dead. तो कुछ कुछ जगहों पे कुछ प्रेशियस थिंग्स मिली है, लेकिन ऑन अ होल अगर देखा जाए तो ये डिस्कवर किया गया है कि ज्यादा बिलीव नहीं करते थे हरप्पन्स प्रेशियस मेटल को रखने की। मतलब जो कीमती चीजें थी उनको बहुत ज्यादा बरी नहीं किया गया था डेड्स के साथ। नेक्स्ट इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। द सेकेंड स्ट्रेटेजी विच द आर्कियोलॉजिस्ट एम्प्लॉयड वॉज to study artifacts. Archaeologists classify them as utilitarian and luxuries. तो ये जो भी आर्टिफैक्ट्स पाए गए इनको आर्कियोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में। एक थे ऐसे वाले आइटम्स जो यूटिलिटी के आइटम्स थे, मतलब जो जरूरत थी, जिनकी जरूरत होती है हमें डे टू डे लाइफ में, ऐसे वाले आइटम्स जिनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और कुछ ऐसे आइटम्स जिनको उन्होंने डाला लग्जरीज की कैटेगरी में कि शायद वो ऐशो आराम के लिए यूज किए गए होंगे। सो देयर वर टू कैटेगरीज। जो यूटिलिटेरियन में थे उसमें इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, जो डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स होते थे, एंड दे वर मेड विद ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। और ये जो यूटिलिटी के आइटम्स होते थे ये बनाए भी गए थे ऐसे मटेरियल से जो मटेरियल थोड़ा सस्ता होता था, या तो पत्थर के बने हुए थे या तो क्ले के बने हुए थे। उसके बाद था जो लग्जरीज के ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर हुए हैं, दीज वर रेयर। एक तो ये कम पाए गए हैं। सो रेयरली अगर कोई चीज पाई जाती है या रेयरली यूज होती है, इसका मतलब वो ज्यादा लोगों के द्वारा यूज नहीं होती होगी और हर रोज या हर जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उनमें यूज नहीं होती होगी। So these were rare. So they were made from costly non-local materials or with complicated technologies. एक जो यहाँ पे खास बात ये थी इनके बारे में वो ये थी कि ये जो बने हुए थे ऑब्जेक्ट्स ये बने हुए थे कॉस्टली मटेरियल से, और जो टेक्निक भी यूज की गई थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी। सो these are the two strategies employed by the archaeologists
to track out social differences in the Harappan civilization or in Harappa. Next we will talk about the craft production. Craft production के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है चैप्टर में और आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किस तरीके के यहाँ पे बीड्स यूज की जाती थी और ये जो मटेरियल होता था ये मटेरियल कहाँ से वो लोग प्रोक्योर करते थे या कहाँ से लाते थे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाउंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, एक यहाँ पे हम सिटी के बारे में बात करेंगे. चान्हू दारो वैसे तो कंपैरेटिवली स्मॉलर सिटी थी अगर हम उसको दूसरी सिटीज से कंपेयर करें, बट दिस वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन. लेकिन यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि ये वाली जो सिटी थी इसको खास तौर पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए इसको यूज किया गया था या बनाया गया था बेसिकली. सो यहाँ पे किस तरीके की क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे हुई होंगी? बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग. तो क्या क्या चीजें या क्या क्या ऑब्जेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स जो यूज होते थे डे टू डे लाइफ में उनसे रिलेटेड आप कह सकते हो कि सारा का सारा प्रोडक्शन जो था वो यहाँ पे पाया गया, जिसमें था कि मोती बनाने की एक्टिविटी थी या शेल्स को कटिंग अगर करा गया तो वो था. उसके बाद मेटल को भी मोल्ड करने की एक्टिविटी, सील यूज की जाती थी, जो पाई भी गई हैं सील्स वो, और जो वेट्स यूज किए जाते थे मेजरमेंट के लिए वो. तो ये सारी आप कह सकते हो एक्टिविटीज रही होंगी. अब है कि किस तरीके का मटेरियल यूज किया जाता था बीड्स को बनाने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट. मैंने सारा इकट्ठा लिख दिया है बीड्स के बारे में तो आपको वन गो में पूरा समझ आ जाएगा. सो बीड्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, मेटल्स, शेल्स, बर्न्ड क्ले और टेराकोटा. तो ये वाले सारे मटेरियल यूज किए गए थे बीड्स बनाने के लिए. नेक्स्ट इज व्हाट वर द शेप्स ऑफ दीज बीड्स. ये जो बीड्स डिस्कवर हुए इनकी शेप्स कैसी थी? सो द शेप्स वर डिस्क शेप्ड, आइदर दे वर डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल थे, स्फेरिकल थे, बैरल शेप थे, सेगमेंटेड थे, मतलब डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं. तो ये सारी की सारी शेप्स थी जिनमें बीड्स बनाए गए. ये मटेरियल था जिसको यूज किया गया इन बीड्स को बनाने के लिए. Another important aspect is what were the techniques used for making beads. मतलब इन बीड्स को बनाने के लिए जो टेक्निक्स यूज की गई थी वो क्या थी? तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं टेक्निक से रिलेटेड. अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर यहाँ से ले सकते हो. Some were molded out of a paste made with स्टेटाइट पाउडर. एक तरीके का मिनरल टैल्क होता है स्टेटाइट, तो उसको उस पाउडर का पेस्ट बनाया गया होगा और उसको मोल्ड्स जो ढांचे होते हैं जिसमें आप डाल सकते हो किसी पेस्ट को और फिर उसको सुखा सकते हो और फिर उसको निकाल सकते हो तो वैसी ही शेप आ जाती है. तो वो पेस्ट से ये मोल्ड्स से बनाए गए होंगे. सेकेंड वाज हार्ड स्टोन्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स. तो जो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स के बीड्स थे जैसे कि रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, ये वाली जो फॉर्म्स थी इनके लिए यूज किया गया था हार्ड स्टोन्स. अब था कि एक रेड कलर कैसे ऑब्टेन किया गया. रेड कलर वाज ऑब्टेन बाय फायरिंग द येलोइस्ट मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. तो जब वो एक येलो मटेरियल यूज किया गया उसको फायर में रख के उसको लाल रंग दिया गया वहां पे पका के. नेक्स्ट वाज नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू फाइनल फॉर्म. और नोड्यूल्स जो यूज किए गए जिनको चिप किया गया रफ शेप में और उसके बाद उनको एक फाइनल फॉर्म दी गई. उसके बाद लास्ट में आप ये कह सकते हो कि ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस. ये सारा का सारा आप कह सकते हो टेक्निक्स यूज की गई थी बीड्स को बनाने के लिए और ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो. अब है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन. आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे आइडेंटिफाई किया डिफरेंट प्लेसेस को कि वही थे सेंटर ऑफ प्रोडक्शन. तो जो भी एविडेंसेस या जो ट्रेसेस मिले हैं रॉ मटेरियल के, या तो मान लो वहां पे कुछ ऐसे वाली चीजें मिली है जिसमें कोई आधी बनी हुई चीजें थी या जैसे हमने बात की रफ फॉर्म में पहले से बनाया जाता था, इस तरीके के जो रिमेन्स मिले हैं, या कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल मिला है कि अगर फाइनल जो बीड्स बन गई होंगी लेकिन जिनसे उनको बनाया गया था तो जो बाकी बचा कुचा था मटेरियल वो वहां पे अगर मिला है तो इन सारी चीजों के बेसिस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि कौन से प्लेसेस थे जो थे सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो ये मटेरियल था जो यूज किया गया था बीड्स बनाने के लिए, ये मटेरियल आया कहां से.
किस तरीके की स्ट्रेटेजीज यूज की होंगी हड़प्पन्स ने इस मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए। सो यहाँ पे मेनली 2 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी। द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट द हड़प्पन्स दे एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स, मतलब जो जो ऐसे एरिया उन्हें मिले जहां पे कुछ ये मटेरियल पाया जाता था, वहां पे उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बसा दी। मतलब वहां पे कुछ लोग वहां पे सेटल हो गए और वहां से उसको फिर वो ट्रेड रूट्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। तो जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि दी हड़प्पन्स एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर शेल वाज अवेलेबल, जहां शेल पाया गया। तो शेल हमने यहाँ पे यूज किया था कि शेल कटिंग होती थी, तो शेल्स को यूज किया जाता था बीड्स बनाने के लिए। तो सेटलमेंट्स उन्होंने एस्टेब्लिश की। सेकेंड टेक्निक विच दे यूज वर बाय सेंडिंग एक्सपीडिशन टू एरियाज वेयर दिस मटेरियल वाज अवेलेबल। तो वो अपना वहां से एक्सपीडिशन मतलब खोजी करता जो होते थे, मतलब उनका एक ग्रुप भेज देते थे और वो जाते थे और फिर ऐसी जगह जब वो ढूंढते थे तो वहां पे जाके वहां की जो लोकल कम्युनिटी होती थी उसके साथ वो रिलेशंस बनाते थे या कम्युनिकेशन करते थे और कॉन्टैक्ट बनाते थे और फिर इस तरीके से वहां से मटेरियल यहाँ पर लाया जाता था। तो जैसे कि राजस्थान में खेतरी जो एक प्लेस है वहां पे कॉपर था पाया गया और इसी तरीके से साउथ इंडिया में एक्सपीडिशंस भेजे गए गोल्ड के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट हाउ द बीड्स वर मेड and how the craft production centers were established or what were the techniques used. So this is all about for today and stay tuned for the next video. Thanks a lot for watching. I hope you enjoyed the class.